गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 12वीं की समाज शास्त्र की पहली पुस्तक भारतीय समाज का दूसरा अध्याय भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना शुरू करेंगे और इसको पूरा करेंगे। इसके मुख्य बिंदुओं से शुरू करते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखना, आपको चैप्टर की एक एक समझ में आएगी, आपको बताई जाएगी और आपको याद भी हो जाएगी। बस आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना और समझना है। तो पहले बिंदु पर चलते चलते हैं। जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी क्या है? जनसांख्यिकी को जनांकिकी भी कहा जाता है। जनसांख्यिकी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन जनांकिकी या जनसांख्यिकी कहलाता है। सुव्यवस्थित ऐसा अध्ययन होता है जो प्लान्ड होता है। हर 10 साल में भारत में जनसंख्या कराई जाती है। वो बिल्कुल सुनियोजित तरीके से होती है कि कैसे कैसे कोई भी व्यवस्था एक बिल्कुल सुचारू रूप से चलती रहे। हर 10 साल में जनसंख्या की जाती है, उसका पूरा आंकड़ा तैयार किया जाता है। पूरा आंकड़ा स्कूलों से लिया जाता, पूरा आंकड़े के लिए आपके घर घर लोग आते हैं और कोई भी व्यक्ति छूटे ना, इसलिए एक बार 15 दिन का फिर से गैप देके उसको पूरा कराया जाता है। अब जनसांख्यिकी जो शब्द है, ये कैसे इसका ओरिजिन हुआ है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अंग्रेजी पर्याय डेमोग्राफी है, जो यूनानी शब्द भाषा के दो शब्द डेमोस जिसका अर्थ होता है लोग तथा ग्राफियन यानी जिसका अर्थ होता है वर्णन। इस प्रकार जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी का अर्थ हो गया लोगों का वर्णन। तो एक नंबर में बिल्कुल आ सकता है कि जनसांख्यिकी कौन सी भाषा से लिया गया, आप बता देंगे यूनानी भाषा से, और इसका अर्थ क्या होगा, लोगों का वर्णन। बिल्कुल सही। अब जनसांख्यिकी में हम क्या क्या करते हैं, इसमें जन्म मृत्यु, जन्म आपको बताइए, मृत्यु आपको बताइए, प्रवसन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, लिंग अनुपात मतलब प्रति हजार पुरुषों या प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है, लिंग अनुपात आदि का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि जनसंख्यिकी के अंदर हम जनसंख्या का पूरा आंकड़ा तैयार कर लेते हैं। हमारे पास किस उम्र के कितने व्यक्ति, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष, कितने बच्चे, कितनी माताएं, कितनी एक परिवार में लोग हैं, सब कौन सा धर्म है उनका, बिल्कुल सारा डाटा हम उसमें जनसांख्यिकी के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। अब जो जनांकिकी है, जनसांख्यिकी है, इसके कितने प्रकार होते हैं भाई। दूसरे पॉइंट को शुरू कर रहा हूँ। जनसांख्यिकी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली होती है आकारिक और दूसरी होती है सामाजिक। अब आकारिक जनसांख्यिकी को देते हैं, इसमें जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाता है। आकार का अध्ययन कैसे किया जाएगा कि जनसंख्या का आकार कितना बड़ा है, यहाँ कितने लोग रहते हैं, मतलब ये सारी जो आकारिक होगी ये नंबर ऑफ पीपल पे डिपेंड करेगी कि 10 लोग है, 100 लोग है, 1 लाख लोग है, 1 करोड़ लोग है। तो भारत की जनसंख्या विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत की कुल आबादी सन 2020 में कितनी है और 2011 में इसका आंकड़ा क्या था। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जब तक दूसरा पॉइंट देखते हैं, सामाजिक जनसांख्यिकी। सामाजिक जनसांख्यिकी क्या है? इसमें जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाता है या इनका अध्ययन किया जाता है। यानी जो नंबर, जैसे मैंने आपको बताया, नंबर तो हम आकार में देख लेंगे, उसके अलावा जो भी चीजें होंगी वो हमारी सामाजिक जनसांख्यिकी में जाएंगी। क्योंकि समाज का पूरे तरीके से अध्ययन इसमें होता है। आर्थिक कि लोग अमीर है, गरीब है, उनकी आय कितनी, ये भी जनसंख्यिकी में अध्ययन किया जाता है। और राजनीतिक पक्ष का भी उनमें अध्ययन किया जाता है कि किस जाति से लोग हैं तो राजनीति में उनकी उनका कितना योगदान है या उनकी जाति के कितने लोग हैं। इस तरीके से अलग अलग चीजें का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट अब देखते हैं, जनसांख्यिकी आंकड़े राज्य की नीतियां जैसे आर्थिक विकास, जन कल्याण संबंधी नीतियां बनाने व कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये महत्वपूर्ण है। देखो क्या होता है, जब हम जनसंख्या के आंकड़े कलेक्ट करते हैं, जनसंख्या आंकड़े इकट्ठे करते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, नीतियां बनाते हैं। मान लिया जनसंख्या, किसी इलाके की जनसंख्या कितनी है, आर्थिक सुविधाएं कैसी है, या आर्थिक विकास का स्तर क्या है, लोगों के कल्याण के लिए जलापूर्ति कैसे करनी है, लोगों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है, ट्रैफिक का मैनेजमेंट कैसे करना है, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को कैसे पूरा करना है। इन सारी चीजों को हम कैसे पता लगाते हैं, किसी भी एरिया है, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है और कितनी सुविधाएं लोगों को वहां दी जा सकती है। अब मान लिया 100 मीटर, एक 100 गज के प्लॉट में अगर 100 आदमी रहने लगेंगे तो आप समझ सकते हो स्थिति कैसी हो जाएगी। वहीं एक 100 गज के प्लॉट में अगर एक आदमी रहेगा या एक परिवार रहेगा, 4 आदमी रहेंगे, तो स्थिति क्या रहेगी। ये सारी चीजें एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, इसका पर्सनल उससे कोई भी संबंध नहीं है। 4 पॉइंट, थॉमस रॉबर्ट माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। जो थॉमस रॉबर्ट माल्थस थे, इन्होंने जनसंख्या वृद्धि का एक सिद्धांत दिया था, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इनका जन्म 1766 में हुआ और इनकी मृत्यु 1834 में हो गई।
1834 में इनकी मृत्यु हुई। 1834 के बाद 1838 में, सन 1838 में किसका उद्भव हुआ था? समाजशास्त्र का। हम समाजशास्त्र को पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको याद दिला देता हूँ। सन 1838 में समाजशास्त्र का नामकरण हुआ, और जो इसके पिता कहलाए अगस्त कॉम्टे इसके पिता कहलाए। फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन कहलाए? अगस्त कॉम्टे, सन 1838 में। तो अब शुरू करते हैं। जनसंख्या ज्योमेट्रिक अनुपात में बढ़ती है। देखो ज्योमेट्रिक अनुपात क्या होता है, आपने 10th क्लास में ये जरूर पढ़ा होगा। ज्योमेट्रिक अनुपात जिसको अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जनसंख्या इसमें ज्योमेट्रिक मीन होती है जीपी जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जनसंख्या बढ़ती है, हर बार डबल होती है अपने से, जैसे 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। और खाद्य उत्पादन में वृद्धि गणितीय या समांतर रूप में होती है, इसको एपी बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन आपने 10th में पढ़ा होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, अगला क्या होगा 12, फिर अगला 14। यानी जो खाद्यापूर्ति है इसमें दो दो ही बढ़ते जा रहे हैं बराबर क्रम में, और जो जनसंख्या है वो सीधा डबल होती जा रही है। तो थॉमस जो एमाल्थस जी थे, ये कहते थे कि जी एक ऐसा समय आ जाएगा कि 8-10 साल में, 20 साल में, कि लोगों के अंदर भूखमरी हो जाएगी, क्योंकि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती रहेगी और खाद्यापूर्ति नहीं होगी, तो लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे, जिससे जनसंख्या कम हो जाएगी। इसके बारे में आगे देखते हैं। इससे जनसंख्या व खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा होता है। असंतुलन का क्या मतलब होता है कि भाई जनसंख्या 2 है और खाद्यापूर्ति भी 2 ही है, तो बराबर है। जनसंख्या 4 है, खाद्यापूर्ति 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। जनसंख्या 8 हो गई और खाद्यापूर्ति हमारी 6 है, तो अब ये हो गया असंतुलन की स्थिति। अब जनसंख्या 16 हो गई सीधी और खाद्यापूर्ति हमारी बस 8 है, ये हो गई और ज्यादा असंतुलन की स्थिति। समृद्धि बढ़ाने के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए। अभी समृद्धि बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या कहा कि जनसंख्या जो वृद्धि है इसको रोका जाए। इसके लिए इन्होंने 2 तरीके के उपाय बताए। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 प्रकारों के प्रतिबद्ध का उल्लेख किया। 2 तरीके इन्होंने बताए कि कैसे कैसे जनसंख्या रोकी जा सकती है, या कैसे कैसे जनसंख्या कम हो जाती है या रुक जाती है। पहला इन्होंने बताया प्राकृतिक निरोध या अवरोध। प्राकृतिक निरोध में क्या होता है, देखो जिसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, जैसे अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो अकाल से बहुत सारे लोग मर जाएंगे, कहीं भूकंप आ गया बहुत सारे लोग मर जाएंगे, खाद्यापूर्ति खाद्य सामग्री बराबर रहेगी और लोग मर जाएंगे, तो क्या होगा, बैलेंस सिचुएशन हो जाएगी। कुछ हद तक बैलेंस हो जाएगा, ये नहीं कि पूरा तरीके से बैलेंस होगा, पर फिर इससे बैलेंस सिचुएशन आनी शुरू हो जाती है। बाढ़ आ गई, बाढ़ में तो फसल भी खराब हो जाएगी, पर खाद्यापूर्ति कहीं गोदाम हमने बनाए हुए वहां बच गए और बहुत सारे लोग किसी एरिया के बाढ़ में बह गए या मर गए, तो इससे भी असंतुलन जो है दोबारा संतुलन की स्थिति में आ जाता है। युद्ध या बीमारी में भी ये वाली स्थितियां होती है। कृत्रिम निरोधी अवरोध। कृत्रिम निरोधी होते हैं जो प्राकृतिक नहीं होते। कृत्रिम में भी चीजें आएंगी जिसमें प्रकृति का कोई रोल नहीं, जैसे बड़ी उम्र में विवाह। बड़ी उम्र में विवाह करेंगे तो क्या होगा, कम बच्चे होंगे। कम बच्चे होंगे क्योंकि हम समझदार हो जाते हैं, और बड़ी उम्र में विवाह करने से जनसंख्या नियंत्रण होगा। जब जनसंख्या नियंत्रण होगा तो खाद्य आपूर्ति अपने आप ही अच्छी होगी। यौन संयम मतलब हम यौन संयम करें या ब्रह्मचर्य का पालन करें, बच्चे ना करें या कम बच्चे करें, इससे भी जनसंख्या नियंत्रित रहती है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। माल्थस के सिद्धांत का विरोध या आलोचना किसने की? उदारवादी और मार्क्सवादियों ने माल्थस के सिद्धांत की आलोचना की। कैसे आलोचना की? उन्होंने कहा आर्थिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है। अब कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं और कुछ लोग गरीब होते हैं, जैसा कि यूरोप के देशों में हुआ। एकदम यूरोप के देशों में क्या हुआ था, जब क्रांति आई तो यूरोप के देश फलने फूलने लगे। गरीबी व भुखमरी जनसंख्या वृद्धि की बजाय आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण फैलती है। अब जो गरीबी और भुखमरी होती है वो कैसे फैलती है? जो जनसंख्या वृद्धि में कुछ लोगों के पास तो संसाधन बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों के पास नहीं है, जिससे कि उनको खाने की चीजें खाद्यापूर्ति नहीं हो पाती। तो माल्थस के सिद्धांत की आलोचना इन 2 आधारों पर उदारवादी और मार्क्सवादी लोगों ने की थी। 5वां पॉइंट शुरू करते हैं। जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत। जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत क्या होता है कि जनसंख्या के संक्रमण या जनसंख्या का जो संक्रमण है 3 लेवल पर चलता है। तो पहला शुरू करने से पहले एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। जनसंख्यिकीय वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी हुई है। यानी जब हमारा आर्थिक विकास अच्छा होगा और हम समझदार हो जाएंगे तो फिर सारे स्तर उससे जनसंख्या वृद्धि के जुड़े होंगे। यानी जैसे आर्थिक विकास अच्छा होगा तो हमारे देश का विकास हर स्थिति में अच्छा होगा और धीरे धीरे विकसित देश आ जाएगा। हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो जाएगी, हमारे पास कल्याणकारी योजनाएं अच्छी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, लोग समझदार हो जाएंगे और वो एक विकसित राष्ट्र की तरह जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसको नियंत्रित कर लेंगे और अच्छे स्तर पर रहेंगे। या
अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण होते हैं। तो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत 3 चरणों पर काम करता है। पहला चरण कौन सा है? समाज में जनसंख्या वृद्धि का कम होना, क्योंकि समाज तकनीकी रूप से पिछड़ा होता है। मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही बहुत ऊंची होती है। देखो, जब समाज पिछड़ा हुआ होगा तो वहां पर जन्म दर भी अधिक होगी, मृत्यु दर भी अधिक होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं कम होगी। स्वास्थ्य सुविधाएं कम होगी तो लोग बीमार होंगे, जल्दी मर जाएंगे। और क्योंकि कम पढ़े लिखे होंगे तो जन्म दर अधिक होगी, क्योंकि उनके पास मनोरंजन के ज्यादा साधन नहीं होंगे। अब दूसरे चरण को देखते हैं। जनसंख्या विस्फोट की अवधि में होता है, क्योंकि समाज पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में आ जाता है। इस दौरान जनसंख्या वृद्धि की दरें बहुत ऊंची हो जाती है। अब इस अवस्था में क्या होता है? हमारा भारत भी लगभग इसी अवस्था में अभी चल रहा है। हालांकि कुछ राज्यों ने अच्छी स्थिति पा ली है, केरल इसका अच्छा उदाहरण है, तमिलनाडु को भी आप इस स्थिति में ले सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि समाज पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में आ जाता है। अब क्या है कि समाज में स्वास्थ्य सुविधाएं तो बढ़ गई हैं, लोग कुछ पढ़े लिखे भी हो गए हैं, पर जनसंख्या वृद्धि को क्या होता है कि अभी समझदारी नहीं आई, क्योंकि पुरानी पीढ़ियों का प्रभाव भी उन पर ऐसे के ऐसे ही बना हुआ है। अब तीसरी चरण की होती है, विकसित समाजों में पाया जाता है, यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिका जैसे के कुछ समृद्ध देशों में स्थिति है, जिसमें क्या होता है जनसंख्या वृद्धि दर नीचे रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही काफी कम होते हैं, नगण्य होते हैं या शून्य होते हैं, या ऐसी स्थिति में होते हैं जहाँ पर जनसंख्या का काफी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब छठा देखते हैं, सामान्य संकल्पनाएं एवं संकेतक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में, क्योंकि 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इससे बनेंगे। आपके पेपर में 1-1 नंबर के 20 क्वेश्चन आने हैं। तो इन पॉइंटों को बिल्कुल ध्यान से सुने और समझे, और साथ साथ स्क्रीनशॉट बना लेते रहें या नोट्स बनाते रहें। अगर कोई भी डाउट आपको बीच में आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपका को जल्दी से जल्दी उसका जवाब देंगे। जन्म दर। 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। बिल्कुल सिंपल है। 1000 व्यक्तियों के पीछे जो बच्चे जन्म लेते हैं वो जन्म दर कहलाती है। एक एवरेज पर काम करता है। मृत्यु दर। क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मृत व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। यानी कि जितने लोग मर जाते हैं वो मृत्यु दर हो जाते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर। अब इसमें क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर होगा वही प्राकृतिक वृद्धि दर हो जाएगा। कि अगर मृत्यु ज्यादा हो रही है और जन्म कम हो रहा है तो वृद्धि कम होगी। जन्म ज्यादा हो रहा है, मृत्यु कम हो रही है, तो जो जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी। जन्म दर व मृत्यु दर के बीच का अंतर। जब यह अंतर शून्य या कम होता है तब हम कह सकते हैं कि जनसंख्या स्थिर हो गई है या प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंच गई है। प्रतिस्थापन स्तर क्या होगा? एक आदमी जिंदा हुआ, दूसरा मर गया, या एक मरा दूसरा तभी पैदा हो गया, या उसने जन्म ले लिया। तो ये होती है हमारी प्रतिस्थापन स्तर। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। प्रतिस्थापन स्तर को अब समझते हैं और डिटेल में। जैसे मैंने बता दिया आपको, मतलब रिप्लेस करना, एक के बदले दूसरा आ जाना वही होता है। इसको डिटेल में देखते हैं। यह एक ऐसी अवस्था होती है जब जितने बूढ़े लोग मरते हैं उनका खाली स्थान भरने के लिए उतने ही नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं बूढ़े लोग ही मरेंगे, क्या पता कोई जवान भी मर जाए, कोई बच्चा भी मर जाए, तो वो सारे इसी के अंदर आ जाए। भारत में केरल की कुल प्रजनन दरें वास्तव में प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुंच गई। प्रतिस्थापन स्तर से जब हम नीचे चले जाएंगे तो जो जनसंख्या वृद्धि है वो हमारी नकारात्मक हो जाएगी, यानी जनसंख्या वृद्धि उस क्षेत्र में नहीं होगी। सॉरी, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र की प्रजनन दरें प्रतिस्थापन स्तर के बराबर है। इसके बावजूद बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर है। आपको पता ही होगा बिहार, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि है देश में सबसे अधिक है। इस राज्यवार विभिन्नता के पीछे शिक्षा तथा जागरूकता के स्तरों में वृद्धि होना अथवा ना होना होता है। देखो, 1 नंबर में अगर इसका प्रतिस्थापन स्तर पूछा जाएगा तो आप इतना ही आंसर करेंगे भारत से पहले तक। पर अगर यही 2 या 3 नंबर में आ जाएगा तो ये आपको पूरा का पूरा आंसर करना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछे। प्रजनन दर क्या होते हैं? बच्चा पैदा कर सकने की आयु। बच्चा पैदा कर सकने की एक आयु है 15 वर्ष से 49 वर्ष। स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे जो बच्चों की संख्या होती है वो हमारी प्रजनन दर कहलाती है। शिशु मृत्यु दर। अगला है, जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु में से पहले मृत बच्चों की संख्या। अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है और 1 वर्ष से कम की आयु में उसका देहांत हो जाता है, वो
मर जाता है तो वो हमारा शिशु मृत्यु दर के अंदर आता है। मातृ मृत्यु दर में क्या होगा, 1000 शिशु जन्म पर जन्म देकर मरने वाली महिलाओं की जो संख्या होगी वो मातृ मृत्यु दर कहलाएगी। भारत में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। लिंग अनुपात देखते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर निश्चित अवधि के दौरान स्त्रियों की संख्या। लिंग अनुपात किसी विशेष क्षेत्र में या पूरे देश में एक एवरेज हम उसको ले सकते हैं, लिंग अनुपात कहलाता है। कभी कभी लिंग अनुपात को पुरुषों के बदले स्त्रियों पर भी कुछ विकसित देशों में लिया जाता है, यानी प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या भी लिंग अनुपात के रूप में ली जाती है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत में यही चलता है, तो आप इसी को याद करें, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ही लिंग अनुपात में लिखेंगे, प्रति 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या की आयु संरचना, कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात क्या है, जनसंख्या की आयु संरचना होती है, यानी बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं और प्राश्रित कितने, आश्रित कितने, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब प्राश्रितता अनुपात क्या है, प्राश्रितता अनुपात होता है दूसरों पर आश्रित होना। जनसंख्या का वह अनुपात जो जीवन यापन के लिए कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित होता है। कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है, 15 वर्ष से 64 वर्ष हमारी कार्यशील जनसंख्या मानी जाती है। तो यानी कि 0 से 15 वर्ष के बच्चे और 64 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति होते हैं वो हमारे प्राश्रित लोग कहलाते हैं। और इसमें कार्यशील वर्ग 15 से 64 वर्ष की आयु के होते हैं, बच्चे और बुजुर्ग प्राश्रित होते हैं। बिल्कुल क्लियर है आपको। अगला पॉइंट देखते हैं, बढ़ता हुआ प्राश्रितता अनुपात। यह उन देशों में चिंता का कारण बन सकता है जहां जनता बुढ़ापे की समस्या से जूझ रही होती है, क्योंकि वहां आश्रितों की संख्या बढ़ जाने से कार्यशील आयु के लोगों पर बोझ बढ़ जाता है। जापान एक इसका आप अच्छा उदाहरण समझ सकते हैं, क्योंकि जापान की जो औसत आयु है वो बहुत ज्यादा अधिक है। भारत अब भी बिल्कुल जवान है। गिरता हुआ प्राचरिता अनुपात अब क्या है, यह आर्थिक समृद्धि और समृद्धि का स्रोत बन सकता है, क्योंकि जहां वहां कार्यशील लोगों का अनुपात काम न करने वालों की संख्या में अधिक बड़ा होता है। इसे जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। जनसांख्यिकीय लाभांश ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज इतने अधिक है कि हम उनसे कुछ भी बना सकते हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है, चाइना इसका एक अच्छा उदाहरण है। अब भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर। जन्म दर एक ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटना है जिसमें परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति से आता है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र की कुल प्रजनन दरें काफी कम है, वहीं बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश की प्रजनन दरें बहुत ऊंची है। प्रतिस्थापन स्तर वाली ही स्थिति, जो प्रतिस्थापन में हमने उदाहरण याद किए थे वही बिल्कुल सेम उदाहरण यहाँ पे आ जाते हैं। भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना कैसी है, इसके बारे में भी हमने बात की थी, एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। अधिकांश भारतीय युवावस्था में है। केरल ने विकसित देशों की आयु संरचना की स्थिति प्राप्त कर ली है। उत्तर प्रदेश में युवा वर्ग का अनुपात अधिक है तथा वृद्धों का अनुपात कम है। भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश। जनसांख्यिकीय संरचना में जनसंख्या संक्रमण की उस अवस्था को जिसमें कमाने वाले यानी 15 से 49 आयु वर्ग की जनसंख्या न कमाने वाले प्राश्रित वर्ग यानी 60 प्लस आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अधिक हो तो उसे जनसंख्या लाभांश कहते हैं। यह तभी प्राप्त हो सकता है जब कार्यशील लोगों ने के अनुपात में वृद्धि होती रहे, तभी जनसंख्या लाभांश होता है। भारत जनसंख्या लाभांश की स्थिति में इसलिए क्योंकि यहाँ पर बच्चे अधिक हैं और बुजुर्ग कम है। स्त्री पुरुष अनुपात। भारत में स्त्री पुरुष अनुपात गिरता रहा है। इसका कारण है लिंग विशेष का गर्भपात कराते हैं, क्योंकि देखते हैं बालिकाएं तो उनका गर्भपात करा दिया जाता है, सोनोग्राफी की जाती है, जो बिल्कुल कानूनी अपराध है। अगर आपके आसपास ऐसा पाया जाता है तो आप इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें और एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं। स्त्री पुरुष अनुपात भारत में कम है। बालिका शिशुओं की हत्या। बालिका शिशुओं की हत्या कर दी जाती है। बाल विवाह कर दिया जाता है, छोटी उम्र में विवाह जिसको कहते हैं। भारत में विवाह की उम्र लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष तय की गई है। इससे कम उम्र में विवाह ना करें। अगर कहीं पे भी ऐसा पाया जाता है तो इसके लिए भी आप सीधा पुलिस को कॉल कर सकते हैं। पुलिस का नंबर आप सबको पता ही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पौष्टिक भोजन नहीं मिलना। पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, बहुत पौष्टिकता की कमी है, या जिसको आप देखते हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं होता, वो अच्छा भोजन अपने बच्चों को नहीं दे पाते। देश के विभिन्न हिस्सों में स्त्री पुरुष अनुपात भिन्न भिन्न है। केरल राज्य में सबसे अधिक है और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में सबसे कम है।
जन घनत्व, जन घनत्व जैसे नाम से ही पता है कि जनता का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में इसको तय किया जाता है। जन घनत्व से तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या से लगाया जाता है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जन घनत्व भी बढ़ता रहा है। देखो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती रहेगी, भारत के पास एरिया तो एक ही है ना, अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती रहेगी जन घनत्व भी बढ़ता रहेगा। हकदारी की पूर्ति का भाव, अब इस पॉइंट को देखते हैं। अमर्त्य सेन जो एक अर्थशास्त्री है बहुत बड़े, एवं अनेक विद्वानों ने दर्शाया है कि अकाल अनाज के उत्पादन में गिरावट आने के कारण ही नहीं पड़े, अपितु हकदारी की पूर्ति का भाव या भोजन खरीदने या किसी तरह से प्राप्त करने की लोगों की अक्षमता के कारण भी अकाल पड़ते हैं। इसलिए सरकार ने भूख और भुखमरी की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा, जिसको बाद में मनरेगा कर दिया गया था, नाम एक कानून बनाया था। अगले पॉइंट पे चलते हैं। साक्षरता, साक्षरता मतलब एजुकेशन, लिटरेसी रेट जिसको कहते हैं। साक्षरता शक्ति संपन्न होने का साधन है। साक्षरता अर्थव्यवस्था में सुधार, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता व कल्याण कार्यों में सहभागिता बढ़ाती है। केरल साक्षरता में आगे है, वहीं बिहार राज्य काफी पीछे है। अनुसूचित जाति व जनजातियों में साक्षरता दर और भी नीची है। यहाँ पर साक्षरता की बात खाली भारत के संदर्भ में की गई है। ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं, भारत को गांवों का देश कहा जाता है। ग्रामीण और नगर में क्या क्या विभिन्नता है भारत के संबंध में ये बताया जा रहा है। भारत को गांवों का देश कहा जाता है। नगर ग्रामीणों के लिए आकर्षण स्थान बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोजगार सुविधाएं उपलब्ध हैं या जो रहन सहन का स्तर है वो गांव से काफी ऊंचा है। गांव के लोग रोजगार की दृष्टि से नगरों की ओर पलायन करते हैं। पलायन करते हैं मतलब नगरों की तरफ गुजरते हैं, जाते हैं, वहां रहने के लिए जाते हैं। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र जैसे जनसंपर्क एवं जनसंचार के साधन अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समक्ष नगरीय जीवन शैली तथा उपभोग के स्वरूपों की तस्वीर पेश कर रहे हैं। देखो रेडियो से, टेलीविजन से, समाचार पत्रों से जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें शहर के बारे में जानकारियां मिलती रहती है और वो उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं या उसकी तरफ उनका रुझान बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप दूर दराज के गांव में रहने वाले लोग नगरीय तड़क भड़क और सुख सुविधाओं से सुपरिचित हो जाते हैं। उनमें भी वैसा ही उपभोगपूर्ण जीवन जीने की लालसा उत्पन्न हो जाती है और वे भी चाहते हैं कि हम शहर जैसा जीवन बिताएं, और इसके लिए कुछ लोग शहर की ओर कूच कर लेते हैं या पलायन कर लेते हैं। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम इसलिए शुरू किया गया था। अभी अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर नहीं डाला गया पर ये 13वां पॉइंट यहाँ ही आना है तो इसको 13 पॉइंट को यहाँ कर लेते हैं। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम इसलिए शुरू किया गया था कि जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण किया जा सके। इसमें जन्म नियंत्रण के विभिन्न उपाय अपनाए गए थे और वे उपाय क्या थे? पुरुषों की नसबंदी और महिलाओं के लिए नलिका बंदी, जिससे कि वो बच्चे पैदा कर ना सके। राष्ट्रीय आपातकाल में 1975-76 में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा और जबरदस्ती लोगों की नसबंदी और महिलाओं की नलिका बंदी कराई गई। नई सरकार ने इसे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम दिया गया। बाद में चुनाव हुए और नई सरकार बनी। उस समय इसका नाम राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम से बदलकर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। इसमें नए दिशा निर्देश बना दिए गए। इस कार्यक्रम के उद्देश्य मोटे तौर पर समान रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि की दर और स्वरूप को प्रभावित करके सामाजिक दृष्टि से वांछनीय दिशा की ओर ले जाने का प्रयत्न करना, अधिकतर गरीब और शक्तिहीन लोगों का भारी संख्या में जोर जबरदस्ती से बंधीकरण या नसबंदी किया गया और सरकारी कर्मचारियों पर भारी दबाव डाला गया कि वे लोगों का बंधीकरण के लिए आयोजित शिविरों में बंधीकरण के लिए ले जाएं लाएं। इस कार्यक्रम का जनता में व्यापक रूप से विरोध हुआ। भारत में 15वीं जनगणना 2011 के आंकड़े एक बार चर्चा कर लेते हैं। अभी 2020 में 21 में भी एक जनसंख्या के आंकड़े आने थे पर अभी तक हमारी 16वीं जनगणना हो नहीं पाई है। इसका कारण आपको पता है, कोविड महामारी के कारण अभी जनसंख्या और जनगणना नहीं हो पाई है, तो भविष्य में वो जरूर होगी। तो अभी फिलहाल 2011 के आंकड़ों को पर एक दृष्टि डालते हैं। 2011 में स्त्री पुरुष अनुपात हमारा कितना था? 943 1000 पुरुषों पर, यानी 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या थी? 943, जो बहुत अच्छा आंकड़ा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इसमें सुधार जरूर हुआ है पर ये एक अच्छा सुधार नहीं है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य हमारा सिक्किम है। न्यूनतम जनसंख्या वाला हमारा राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, इंतजार कर रहा हूँ। बहुत अच्छे, सिक्किम हमारा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। और अधिकतम मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या में पैदा भी ज्यादा होते हैं तो मरते भी ज्यादा है। तो अगला देखते हैं। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मणिपुर है। साक्षरता पुरुषों की हमारे यहाँ 80.9% है और महिलाओं की 64.6% है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा क्षेत्रफल में राज्य गोवा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, और कमेंट बॉक्स में अपने किसी भी डाउट को आप जरूर पूछें, हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू।